अच्छा, सबसे पहले हम ये समझना है कि कीवर्ड्स और कीवर्ड रिसर्च, ठीक है ना, इसकी साइंस क्या है और क्यों मैं एसईओ शुरू करने से पहले इस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। पहले आप ये टॉपिक पढ़ लें और फिर हम वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और कुछ ऑफ साइट एसईओ को डिस्कस करें कि ये हम पहले कीवर्ड रिसर्च करनी क्यों है। क्योंकि आपकी जो भी वेबसाइट रैंक होनी है वो कीवर्ड की बेसिस पर होनी है। कीवर्ड को ही हम बोलते हैं कि बेसिकली कीवर्ड ही इंटरनेट का टूल है। हमारे पास इंटरनेट मार्केटिंग टूल है ही कीवर्ड। हम जो कुछ भी करते हैं ना वो कीवर्ड, क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट के कंटेंट में हमारे कीवर्ड्स नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रैंक ही नहीं कर सकते। क्योंकि रैंक करने के लिए कीवर्ड चाहिए और कीवर्ड ट्रिगर आपकी वेबसाइट के अंदर से करेंगे तभी कीवर्ड ट्रिगर होंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं वेबसाइट की एसईओ कर रहा हूँ और मैं कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर रहा, इवन ना बनाते हुए किया ना एसईओ करते हुए किया, तो इसका मतलब है हम तो रैंक ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कीवर्ड रिसर्च है ये पहला फेज है एसईओ का। सबसे पहला फेज जो है वो कीवर्ड रिसर्च है कि भाई हमें अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स को लेकर आना है। अगर हम अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स को लाएंगे इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट रैंक होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जो काम करना है वो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें कीवर्ड्स को रिसर्च करनी है, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले हमारे पास प्री रेक्विजिट्स क्या है। मतलब कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। इवन आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो वहाँ जाकर वो क्या आप एसईओ की जॉब शुरू करते हैं तो आपसे जो पहला काम करवाएंगे ना वो कीवर्ड रिसर्च ही करवाएंगे। आपको टेस्ट भी कीवर्ड रिसर्च ही करेंगे वो कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। और जो कीवर्ड रिसर्च का काम है हो सकता है कि उनका जो पुराना एसईओ एक्सपर्ट हो वो भी यहाँ भी फंसा हो, बाकी के काम तो वो कर लेगा ना। लेकिन अगर आपने कीवर्ड ही गलत सिलेक्ट कर लिए फिर क्या फ़ायदा होगा, फिर तो सारा काम ही गलत हो जाएगा। सो कीवर्ड की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें पहले क्या जानना ज़रूरी है जब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। नंबर 1, बिजनेस टाइप। पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भाई हम जिनकी रिसर्च कर रहे हैं उनका बिजनेस क्या है। जैसे मैं कहूँ बी सोल्यूशंस, तो हमें पता लग गया भाई बी सोल्यूशंस का बिजनेस है एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो मैं कहता हूँ भाई इनकी प्रोडक्ट है एकेडमिक क्लासेस, इनकी प्रोडक्ट्स है कोचिंग क्लासेस और इनकी प्रोडक्ट्स है प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज। तो ये इनकी प्रोडक्ट्स हो गई, मुझे ये भी पता होना ज़रूरी है। फिर मुझे पता होना चाहिए कि इनकी जियो टारगेटेड लोकेशन कौन सी है, मतलब ये किस लोकेशन पर बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि टारगेट लोकेशन कौन सी है जहाँ पर इनकी ऑडियंस है। और आखिर में वेबसाइट है तो बनेगी ना भाई, वेबसाइट ही नहीं बनी हुई तो नहीं कर सकते। यानी ये इसके प्री रिक्विजिट्स हैं। पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोकेशन का नहीं पता, अब एक और चीज़ भी आप देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा भाई मैं तो एजुकेशनल की वेबसाइट की एसईओ करता हूँ तो मैं नहीं कर सकता रियल एस्टेट की वेबसाइट की एसईओ, तो गड़बड़ होगी ना। आपका माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए, फील्ड से हटकर। आपका माइंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप इसकी कर सकते हो और इसकी नहीं कर सकते हो। आपके पास जब भी केस आएगा आपने रिसर्च करनी है। ये अभी हम कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कोई बंदा कॉल करता है और वो मुझे कहता है कि जी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है आप उसको रैंक करो। कोई मुझे कहे मेरी सेलिंग की वेबसाइट है आप उसको रैंक करो। कोई मुझे कहता है मेरी कमर्शियल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की वेबसाइट है उसे रैंक करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर दफ़ा मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि जब तक मैं उसकी प्रोडक्ट्स पे रिसर्च नहीं करूँगा मैं उसको रैंक भी नहीं करा सकता, ठीक है। सो ये तो हमारी पार्ट है कि हम डिपेंडेंट नहीं है, निश डिपेंडेंट नहीं है, टॉपिक डिपेंडेंट नहीं है कि भाई मैं सिर्फ एजुकेशन की वेबसाइट की एसईओ ही करूँगा और किसी की नहीं कर सकता। नो, बिल्कुल। हमें तो कोई बंदा अपना बिजनेस लाकर बताएगा, मैं उसके बिजनेस मॉडल को स्टडी करूँगा। मैं उसके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड जितने लोगों ने वेबसाइट्स बनाई होंगी उनको देखूंगा, उनसे रिलेटेड जितने लोगों के पेजेस होंगे उनको देखूंगा, इन सब चीज़ों को फिर देखूंगा और उसके बाद मुझे पता लगेगा। आगे जो वापस ऊपर आते हैं। अब यहाँ से हम बात शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कीवर्ड्स, कि भाई हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कीवर्ड सिंपली 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं शॉर्ट कीवर्ड और एक को हम बोलते हैं लॉन्ग कीवर्ड। नाम से अंदाज़ा हो रहा है
शॉर्ट कीवर्ड का मतलब जो छोटा होगा, 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल कीवर्ड जो होता है वो शॉर्ट होता है, और 3 वर्ड से जो बड़ा कीवर्ड होता है वो लॉन्ग होता है। सिंपल, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया अभी शॉर्ट कीवर्ड का क्या मतलब होता है। शॉर्ट कीवर्ड का मतलब छोटा कीवर्ड अप टू 3 वर्ड्स। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा कीवर्ड है MD कैट प्रिपरेशन, ठीक है, 2 वर्ड पर है, इसका क्या मतलब हुआ, शॉर्ट हुआ। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि फिर मेरा कीवर्ड है ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। अब ये कीवर्ड कैसा हो गया, अब ये कीवर्ड लॉन्ग कीवर्ड हो गया। मतलब पहले यही कीवर्ड हमारा शॉर्ट कीवर्ड था, अब वही कीवर्ड हमारा लॉन्ग कीवर्ड हो गया। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जो हमारा लॉन्ग कीवर्ड है इसके अंदर भी हमारा शॉर्ट कीवर्ड मौजूद है। तो आमतौर पर आम प्रैक्टिस यही होती है कि जब आपके लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं उनमें आपके शॉर्ट कीवर्ड्स मौजूद होते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शॉर्ट कीवर्ड कैसा होता है। शॉर्ट कीवर्ड जो होता है उस पर सर्चेस बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई यूज़र लिखता है MD कैट प्रिपरेशन, अब वो लाहौर में बैठा हुआ है तो उसका माइंडसेट क्या है कि भाई लाहौर में कुछ होगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं MD कैट प्रिपरेशन का स्टूडेंट ही हो, वो कोई ट्रेनर भी हो सकता है ना। हो सकता है कोई बंदा MD कैट प्रिपरेशन की PDF ढूंढ रहा हो सकता है कोई MD कैट प्रिपरेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना चाहता हो, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पता नहीं है। अब यही वाला की इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सर्चेज हाई हो गई। मतलब जो बंदा सिर्फ MD कैट लिखेगा उसकी तो सर्चेज बहुत सारी होंगी, लेकिन एक बंदा लिखता है MD कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, अब क्या होगा, टारगेटेड हो गया। एक हमें ये पता लग गया कि वो तैयारी करना चाहता है, और एक ये पता लग गया लाहौर में करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक कम होगी एकदम। जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं उन पर सर्चेज बहुत ज़्यादा होती हैं और उस पर कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। सर्चेज भी ज़्यादा, कंपटीशन भी ज़्यादा, मगर कन्वर्जन कम। सॉरी, इसमें कन्वर्जन ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अब लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या हो गया, सर्चेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम हो गई। भाई देखे, अब जिसने लाहौर में ढूंढ रहा है वो कराची वाला तो वो कीवर्ड लिख ही नहीं रहा, इस्लामाबाद वाला भी वो कीवर्ड नहीं लिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ, सर्चेज लिमिटेड हो गई। जब सर्चेज लिमिटेड हुई तो कंपटीशन भी कम हुआ। जब कंपटीशन कम हुआ तो एक बंदे ने लिखा था कि MD कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, तो इसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कोई ढूंढ रहा था इसको सब एक कीवर्ड में मिल गया। तो जो शॉर्ट कीवर्ड होता है उसमें कन्वर्जन कम होती है, सर्चेज ज़्यादा होती है। जो लॉन्ग कीवर्ड होता है उसमें सर्चेज कम होती हैं, कन्वर्जन ज़्यादा होती है। इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि बंदा वेबसाइट को रैंक करवा रहा हो तो हम उसे कहते हैं कि भाई इनिशियली आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पर अपनी, इसको हम बोलते थे लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लो। जब आप लॉन्ग टेल पर करोगे तो शॉर्ट टर्म आमतौर पर उसके अंदर आ जाएगा, तो जब वो आएगा तो जब उसका टाइम पीरियड पूरा होगा तो वो उसमें भी रैंक करेगा। समझ आ गई बात की, ये दो बातें हमने की, शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड। अब जरा आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड और लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। अच्छा, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स को लेकर कोई चीज़ आपको क्लिक करती है। अगर मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, जैसे मैं कहता हूँ ट्विटर पर कुछ चीज़ें आ रही होती हैं ना, ज़्यादा आ रही होती हैं, तो हमने क्या बोलते हैं, एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं उनके लिए। क्या यूज़ करते हैं, हाँ, ट्रेंड। बिल्कुल, ये भैया ट्रेंडिंग है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे वर्ड्स जो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, अब उनकी जो ट्रेंडिंग पीरियड होता है वो स्पेसिफिक हो सकता है वो 10 दिन हो सकता है वो महीना हो सकता है वो 4 महीने हो सकता है वो 6 महीने हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ MD कैट प्रिपरेशन, ये भी शॉर्ट टर्म कीवर्ड की कैटेगरी में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि MD कैट के लिए एग्ज़ाम की एक स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, उन्हीं डेट्स में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। तो उसी में आएगा, खास तौर पर जब एग्ज़ाम हो रहे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहा होगा। जब एग्ज़ाम नहीं होंगे तो लोग तैयारी कर रहे होंगे, फिर इतना कम हो जाएगा। इसी तरह जो एवरग्रीन कीवर्ड है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर या न्यू लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर। अब जो लैपटॉप खरीदने वाले लोग हैं वो तो बहुत सारे हैं,
वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो कंपनीज के लोग भी हो सकते हैं, वो कॉलेजेस भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई ट्रेंडिंग कीवर्ड नहीं है, ये एवरग्रीन कीवर्ड है। सो हमें ये भी देखना है कि हम जो कीवर्ड्स बनाएं, हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पर ट्रेंडिंग है और कहाँ पर एवरग्रीन है। यानी आपके कीवर्ड्स में दोनों तरह के कीवर्ड्स को शामिल होना ज़रूरी है, लेकिन आपने ये देखना है कि आप जिस ब्रांड को लेकर चल रहे हैं क्या उसमें कुछ ट्रेंडिंग एलिमेंट है, तो फिर हम ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को भी फोकस करेंगे, और अगर उसमें ट्रेंडिंग एलिमेंट नहीं होगा तो फिर हम ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को फोकस नहीं करेंगे। थोड़ा चलते हैं नीचे। अब देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कीवर्ड के। अभी फिलहाल हम कीवर्ड्स का कुछ कर भी नहीं रहे, और ना ही मैं थ्योरी के ऊपर कर रहा हूँ फोकस, मैं किसी थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहा। अब हम आ जाते हैं आगे, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अब मैं ये कहता हूँ भाई मेरे पास दो तरह की वेबसाइट्स हैं, मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, लोग मेरे से वेबसाइट की एसईओ करवाते हैं, तो दो तरह की वेबसाइट लोग मेरे पास लेके आते हैं। एक वेबसाइट है मेरे पास, एसी बंद हो गया है ना, हालांकि लाइट नहीं गई, मैं क्या लाइट नहीं गई, हाँ नहीं गई ना, एक दफा उसे बंद है वहाँ से, ये किसने बंद किया, ये तो चल रहा था, एक दो ऑफ करके दोबारा ऑन करो, हिला ना हो कहीं से। अब ऑन करो, ऑफ किया क्या ऑन किया, पहले ऊपर था, अब नीचे करो। अब जरा इधर बाइक खड़े होकर देखें, कोई खड़ा है लड़का पे, उनसे क्या एसी ऊपर का बंद हो गया, नहीं चल नहीं रहा ये, मुझे मेरा तो ख्याल है कि मैंने पिछली क्लास तक पढ़ा रहा, चल रहा था ये लगता है पीछे से किसी ने नीचे से बंद किया। कोई नजर आ रहा है बंदा, आप देखें जरा एक बार देखें, लेकिन हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती है ना। एक वेबसाइट्स हमारे पास होती है जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती है, जैसे मेरे को पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, लोग वेबसाइट पर आते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, कोर्स की डिटेल भी पढ़ लेते हैं, ड्यूरेशन भी पढ़ते हैं, फीस स्ट्रक्चर भी लिखा होता है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जब कुछ परचेज करनी होती है तो वो पीक सॉल्यूशन जाते हैं। इसी तरह मेरे को मेरा वो प्रोफेशनल किचन वाला है, वो पिज़्ज़ा ओवन बेचता है, वो बेकरी इक्विपमेंट बेचता है, वो कॉफ़ी मशीन बेचता है। अब कोई भी बंदा ऑनलाइन तो परचेज नहीं करेगा ना भाई, ये कॉफ़ी मशीन जो है उसकी प्राइस है 6 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, तो ऐसे तो नहीं होगा कि वो ऑनलाइन ऐड टू कार्ट करे और कॉफ़ी मशीन परचेज कर ले, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं वो ऐसे करेगा, वो शोरूम में जाएगा, मशीन को देखेगा, फिर परचेज करेगा। लेकिन मेरा एक क्लाइंट है जो ऑफिस सेंटर में, वो मोबाइल बेचता है, वो डाटा केबल बेचता है, ठीक है, वो लैपटॉप के चार्जर बेचता है, वो सिग्नल केबल बेचता है, कितनी सारी चीज़ें हैं उसके पास। अब वो जब किसी ने कोई ये चीज़ लेनी होती है, जैसे वहाँ पर एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, वो सॉकेट लगी हुई है, कोई सॉकेट बेचता है, तो अब ये सब ऐसी चीज़ें तो कोई बंदा ऑनलाइन परचेज कर सकता है। तो इसके लिए उसने क्या किया हुआ है, अपनी एक ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट बनाई हुई है। और जैसे दराज है, दराज पे अगर आप जाते हो तो सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो जाते हैं ना दराज के ऊपर। बंद किया था, शरारत की, एक क्लास हो रही है, उन्होंने क्यों बंद किया। अब जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे दराज की वेबसाइट है, या मेरे किसी क्लाइंट की भी हो सकती है जिसके वी सेंटर में शॉप है, अब वो ये कहता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट्स लोगों को नजर आए, कोई भी बंदा सर्च करे मेरी प्रोडक्ट टॉप पर आ जाए, और उसके बाद वहीं से कोई बंदा ऐड टू कार्ट कर ले, परचेज करे, मुझे ऑर्डर प्लेस हो, मैं डिलीवरी कराऊं, बंदा रिसीव करवाने जाए, पैसे लेके वापस आ जाए। सो ये किस तरह की वेबसाइट्स हैं, ये ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट्स हैं, यानी ये वाली वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, साइंस डिफरेंट होनी चाहिए एसईओ की, मतलब जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है उसकी एसईओ किसी और तरह की। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा जो क्लाइंट है ना वी सेंटर में, उसके पास 500 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वो एसईओ करना चाहता हूँ, और बिग सोल्यूशन वाले जो है उनके पास कोई 10 से 15 कीवर्ड्स हैं
मतलब उनकी सर्विसेज है। अब जो पीक सीजन की मैं एसईओ करूँगा वो तो सर्विसेज की बेस पे करूँगा। अब 10 से 15 कीवर्ड्स हैं, किसी तरीके से भी मैं टारगेट करूँगा, लेकिन होम पेज के ऊपर 2, 3, 4 कीवर्ड्स को मैं फोकस करा लूँगा। बाकियों को हो सकता है मैं मुख्तलिफ टैब से करवाऊँ, या मैंने जो आपको दूसरी साइट्स बताई थी कि भाई वो सब डोमेन्स बना कर करवा लूँ, मतलब किसी भी तरीके से मैं करवा सकता हूँ। लेकिन जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर तो गड़बड़ है भाई, वहाँ पर तो हम इंफॉर्मेशनल टाइप स्टाइल से तो नहीं कर सकते। मतलब उसके अगर मैं 15 कीवर्ड्स को रैंक करवाऊँगा, मिसाल के तौर पर एक बंदा परचेज करने आता है माउस, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड माउस के पेज पर जाना चाहिए जहाँ से मैं माउस बेच रहा हूँ। तो वहाँ पर उसको माउस के मुतालिक सारी डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाए, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नज़र आ जाए, उसकी वारंटी नज़र आ जाए, उसको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलें। उसके बाद जब उसकी इंटेंट परचेज करने की हो तो वो ऐड टू कार्ट करें। इसका मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट बिल्कुल प्योरली डिफरेंट होगी। अब मैं इसको कैसे चार्ज करूँगा? इसको जब मैं चार्ज करूँगा तो मैं उससे कहूँगा कि भाई मुझे ये बता दो कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है। वो कहेगा मेरे पास टोटल प्रोडक्ट्स 50 हैं या 100 है। तो मैं उसे कहूँगा भाई मैं आपकी एक प्रोडक्ट की एसईओ को ऐसे चार्ज करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर की जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी मेरा एसईओ का रेट उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन जब दूसरी वेबसाइट पे हम देख रहे हैं तो उसमें हमने जो कीवर्ड्स रखे थे वो 8-10 कीवर्ड्स हैं, इसमें भी हम कीवर्ड्स पे करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं समझूंगा भाई 2 कीवर्ड्स हैं तो ये पैकेज है, 5 कीवर्ड्स हैं तो ये पैकेज है, 10 कीवर्ड्स हैं तो ये पैकेज है। उधर भी मैं कीवर्ड्स पे चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन इधर मैं प्रोडक्ट्स पे चार्ज कर रहा हूँ। इसलिए कि मुझे माउस के पेज पे जब कोई बंदा माउस की सर्च करे तो वहाँ मोबाइल तो नहीं नज़र आना चाहिए ना, या वहाँ पर डाटा केबल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मोबाइल भी पड़ा हुआ है, माउस भी पड़ा हुआ है, डाटा केबल भी पड़ी हुई है, ये तो गड़बड़ होगी। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट एसईओ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की एसईओ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन करने का तरीका मुख्तलिफ है। प्रोडक्ट एसईओ का मतलब मैं प्रोडक्ट के पेजेस पे जाकर एसईओ करूँगा। इंफॉर्मेशनल एसईओ क्या है? मैं होम पेज के ऊपर एसईओ करूँगा। इंफॉर्मेशनल का मतलब है कि मैं होम पेज की एसईओ करूँगा। प्रोडक्ट पेज का मतलब मैं हर प्रोडक्ट की अलग एसईओ करूँगा। अगर हफीज सेंटर में किसी की शॉप है और उसके पास लैपटॉप की एसेसरीज है, ठीक है, बहुत बड़ी शॉप है भाई, उसके पास तो हर बला है लैपटॉप की, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी प्रोडक्ट्स में भी 5,000 हो, 10,000 हो, 25,000 तो उसकी प्रोडक्ट्स होगी भाई। देखो ना, अगर हर लैपटॉप का उसके पास चार्जर होगा तो कितने सारे तो उसके पास चार्जर ही होंगे। क्या हुआ? राइट यार, उधर से एसी से आवाज़ आ रही थी, इधर से यहाँ से आवाज़ आई। मैंने कहा उसके अंदर भी धमाका हो गया शायद। देखिए, अगर तो एसईओ करवाएंगे तो हम उसको यही कहेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट हॉट है। लेकिन जो एसईओ करवा रहे हैं ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एसईओ नहीं करवाई तो उसकी प्रोडक्ट गूगल पर रैंक कर रही होगी। उसकी तो नहीं करेगी ना, उसकी कंपटीटर की करेगी, उसकी कंपटीटर की प्रोडक्ट। हम उससे पूछेंगे, लेकिन उसको ये ज़रूर पता होगा कि ये मेरी 50 प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, चलिए हम कहते हैं ऑफलाइन सेल में आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, वो मुझे बता देता है कि भाई ये मेरी 50 प्रोडक्ट्स हैं। हम कहेंगे भाई इधर से शुरू कर दो, क्योंकि अगर मुझे आप कहोगे ना मेरी 10,000 प्रोडक्ट्स की एसईओ कर दो तो मैं आपको इतना बड़ा बिल बना कर दूंगा। ठीक है, तो आप बिल बनाओ, बिल पे करोगे तो ये शुरू करूँगा ना मैं आपका काम, वैसे तो नहीं करूँगा। तो आप यूँ करें, थोड़ी प्रोडक्ट से शुरू कर लें ताकि आपका बिल भी थोड़ा बने, और आप उनसे शुरू करो जो आपको लगता है कि आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आपको अब आपको जनरेट होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता आप करवाते हैं। अब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ई कॉमर्स की वेबसाइट की एसईओ एक्सपेंसिव है, और जो आम वेबसाइट्स की एसईओ है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अब बात वापस आ जाते हैं कीवर्ड पे, तो कहते हैं भाई प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स अलग हैं, जिनको हमने जाकर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर ऐड करना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही होती है ना, इधर देखिएगा, नीचे आ जाते हैं, यहाँ आ रही होती है। आगे यहाँ पर ये जो पेज है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का माउस का, इस पेज के ऊपर आकर मैंने कीवर्ड्स को यूज करना है, और वो कीवर्ड यूज करने हैं जो कीवर्ड, जिन कीवर्ड्स में यूजर की इंटेंट कमर्शियल हो या जिनकी इंटेंट ट्रांजैक्शनल हो, यानी जो लोग लेना चाह रहे हैं, क्यों लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये हम बता रहे हैं कि भाई ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये न्यू चीज़ है, ये यूज चीज़ है, ये सारी हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, इसके फीचर्स बता रहे हैं, तो इसकी बेस पर ये यहाँ पर आएगा। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स अलग होते हैं।
वो भी हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद आगे क्या चीज़ आ गई हमारे पास, ये तो हो गया प्रोडक्ट डिफाइंड। जियो टारगेटेड तो सबको पता लगे, जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, जियो टारगेटेड हो गया। मैं लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर एसेसरी शॉप इन लाहौर, जियो टारगेटेड हो गया। तो कहता भाई अगर तो आपकी प्रोडक्ट लोकेशन वाली है, जिसमें लोकेशन की बेस पर आप सेलिंग कर रहे हो, तो आप लोकेशन को भी अपने कीवर्ड्स में ऐड करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे वो क्या कहता है, आगे वो कहता है LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, अगर हम इसके एब्रीविएशन को देखें तो यह है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है। ये जरा मुश्किल सी बात लग रही है कि इसका मतलब क्या है। तो इसके आसान मतलब पे अगर हम जाएं तो इसको हम बोलते हैं थीमेटिक कीवर्ड्स, थीम। मिसाल के तौर पर गूगल हमें क्या कहता है, गूगल हमें कहता है कि अब अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कीवर्ड इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप सबको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आपकी वेबसाइट को कीवर्ड से भरा होना चाहिए, ऐसे ही है ना, यही फील हो रहा है कि भाई बहुत सारे कीवर्ड लगाओ जल्दी रैंक हो जाए, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन गूगल ने हमें यहाँ जाकर रोका भी है, कहता है भाई रश नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि आपकी वेबसाइट का तकिया कलाम आपका कीवर्ड मिल जाए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हर पैराग्राफ शुरू होता है तो उसमें लिखा होता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, और फिर आप दूसरी बात शुरू करते हैं, फिर अगला पैराग्राफ शुरू किया, फिर लिख दिया बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, फिर अगली बात शुरू कर रहे हैं, तो ये तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। वो कहता है नहीं, रश नहीं लगाना, कीवर्ड की एक स्पेसिफिक लेंथ है जिसे आप यूज कर सकते हो, एंड दैट इज बिटवीन 1 to 3%। कीवर्ड ओपेसिटी कितनी होगी, मैं 3 बोल रहा हूँ ना, गूगल इसको एग्जैक्टली ये कहता है 1 से लेकर 2.7%। परसेंट, नॉट वर्ड्स, नॉट कैरेक्टर्स, परसेंट ऑफ कंटेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस पे बेस कर रहा है, आपकी वेबसाइट के कंटेंट पे बेस कर रहा है। कंटेंट के मतलब वो कहता है बिटवीन 400 to 1500 वर्ड्स। कहता है भाई कम से कम 400, लेकिन मैं कहता हूँ नॉट 400, कम से कम 550 से 600 वर्ड्स, और मैक्सिमम 1500। कहता है भाई अगर आप चाह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखना है, लेकिन आपके पास इतना कंटेंट होना भी चाहिए, अगर आप ये फोर्सफुली कंटेंट ला रहे हैं कि ये मुझे रैंक करवाने में हेल्प करेगा, लेकिन ऑर्गेनिकली ये कंटेंट वर्थ वाला नहीं है। जब कोई बंदा आपका कंटेंट को गूगल का AI एनालाइज करता है तो पता लगता है कि ये तो रेपिटेशन है आप ही के कंटेंट की, तो वो कहता है नहीं, फिर कम कंटेंट यूज़ करें। हाँ, अगर आपके पास मटीरियल इतना ज़्यादा है, मिसाल के जैसे भी मैंने इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट की बात की तो कितना कुछ था उसमें, मतलब एक बेकरी के अंदर जाए तो कितना इक्विपमेंट लगा होता है, एक रेस्टोरेंट में जाए उसमें भी कितना इक्विपमेंट लगा होता है, वो कॉफ़ी मशीन भी बेच रहा है, तब उसके पास कंटेंट काफ़ी हो सकता है। तो कहता है अगर आपके पास काफ़ी नेचुरल कंटेंट है रेपिटेशन के बगैर तो इट्स फाइन, फिर आप 1500 वर्ड्स तक ले जाओ, लेकिन अगर इससे कम है तो आप 1500 वर्ड्स में नहीं लेके जा सकते। समझ आई बात? तो अब हमें 2-3 चीज़ें और भी पता लगी कि हमारी वेबसाइट के कंटेंट की लेंथ कितनी। अगर इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी वेबसाइट में अगर 100 वर्ड्स हैं तो गूगल रेकमेंड कर रहा है 1, 2 या 3 कीवर्ड्स बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो कहता है अगर कीवर्ड्स बढ़ाने हैं तो क्या करो, कंटेंट बढ़ाओ। अच्छा, अब ये बात मैंने आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बताई, LSI कीवर्ड्स में बताई। अब LSI कीवर्ड्स क्या कहता है, गूगल हमें साथ में ये भी कहता है, गूगल हमें साथ में ये भी कहता है भाई आप अगर आपकी लेंथ पूरी हो गई तो अब आप क्या कर सकते हो, थीमेटिक कीवर्ड्स पे भी आ सकते हो। अब थीमेटिक कीवर्ड्स का मतलब क्या है, देखिए एक टाइम था कि गूगल, मतलब अब 90s में चले जाए ना, 90s में, तो 90s में तो SEO थी नहीं, वेबसाइट थी लेकिन लोग SEO नहीं करवाते थे। क्यों नहीं करवाते थे भाई, वो ऐसे ही है ना जैसे किसी गांव में चले जाएं, हाँ, स्टेशन पे उतरे और उसे क्या जमीर साहब का घर कौन सा है, हाँ, क्योंकि वो उधर रहते हैं, सबको पता होगा ना भाई, छोटी सी तो आबादी है, टोटल कोई समझ लो कि कोई 10-12 ख़ानदान उस गांव में रहते हैं, हर किसी का पता होता है। तो इसी तरह जब वेबसाइट नई लॉन्च हुई थी तो वेबसाइट का रश ही नहीं था, थोड़ी सी तो वेबसाइट होती थी, तो SEO की इंपॉर्टेंस ही नहीं थी वहाँ पर। ये SEO की इंपॉर्टेंस उस वक्त बनी जब वेबसाइट्स बहुत सारी हो गई, फिर SEO लॉन्च हुई हमारे पास, फिर हमें SEO की ज़रूरत पड़ी। तो अब वो ये कह रहा है, कहता है फिर अब क्या करो, उस वक्त अब पीछे जाते जाएंगे ना तो चीज़ें कुछ और निकलेंगी, आगे आएंगे तो गूगल ने भी बहुत कुछ लर्न कर लिया,
और उसी की बेस पर उसने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया, जिसको वो कहता है ये लेटेस्ट गूगल एल्गोरिदम है। तो ये पुराना एल्गोरिदम जो था वो ख़त्म कर दिया, अब ये नए वाला आ गया, ठीक है। अब आज के वो कहता है, आज वो ये कहता है कि मैं, आप ये ना समझो कि मैं आपके कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड समझता हूँ। कहता है मैं आपके कीवर्ड्स को समझता हूँ कि आप लोगों की इंटेंट के मुताबिक कीवर्ड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई चीज़ खरीदनी है, मोबाइल ख़रीदना है, लैपटॉप ख़रीदना है, माउस ख़रीदना है, तो मैं जब गूगल पे जाके सर्च करूँगा तो मेरी इंटेंट मोबाइल ख़रीदने की है, मैं लिख क्या रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई लैपटॉप ख़रीदना है, तो इसके लिए जो कीवर्ड जो मैंने रैंक कर दिया था ना, वो तो था यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, बस। तो अब तो आप बायर को भी बाउंड कर रहे हो ना, कि वो भी कुछ डिजिटल मार्केटिंग सीखे पहले, उसको भी पता हो गया भाई कौन सी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को भी मैंने ढूंढना है। बायर तो ऐसे नहीं है ना, बायर तो ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ ना, मेरा एक बायर है, उसका मैं गूगल ऐड चलाता हूँ, तो उसका कीवर्ड है सोफ़ा क्लीनिंग, ठीक है, 1 मिनट, तो वो आगे से लिख देता है। कोई और बंदा आता है, वो लिखता है सोफ़ा सफाई, इंग्लिश में ही लिखता है। अब गूगल को इंटेंट का पता लग गया, दोनों की इंटेंट एक जैसी है, वो भी क्लीनिंग करवाना चाहता है, सफाई वाला भी क्लीनिंग ही करवाना चाह रहा है। तो गूगल कहता है कि आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल बनाएं और लोगों की इंटेंट को बीच में शामिल कर दें। तो कहता है भाई अब आप LSI कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कहता है आपके कीवर्ड्स की लेंथ तो हो गई पूरी। अब मिसाल के तौर पे मेरा कीवर्ड था बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, लेकिन मैंने अब क्या लिखा? अब मैंने लिखा एक्सेल कोर्सेज इन लाहौर। अब इसका मतलब क्या हुआ? थीम क्या है उसका? कंप्यूटर कॉलेज को ही ढूंढ रहा है ना वो भी। यहाँ लिखे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, फिर थीम क्या है उसका? मतलब उसकी इंटेंट क्या है? असल में तो वो कंप्यूटर कॉलेज को ही ढूंढ रहा है। तो कहता है अब आप क्या करो, अब थीमेटिक कीवर्ड्स पे आ जाओ, यानी अब आप उसके थीम पर आ जाओ और उसके साथ कीवर्ड्स बनाने शुरू कर दो। साइनोनिम्स ऐसे होते हैं, तो ये एक वर्ड है स्ट्रगल, स्ट्रगल का साइनोनिम एफर्ट, और भी बहुत सारे होंगे। तो वो कहता है अब आप उन पर आ जाओ, जिसका मतलब है उन पर आपको बंदिश नहीं आएगी कि कीवर्ड की रिस्ट्रिक्शन है। तो उसमें ये होता है कि उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ब्लॉगिंग की उसने, ठीक है। अब वो उस वेबसाइट के साथ मैच नहीं कर रहा, तो क्या उस डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं या तो करना चाहिए, ठीक है ना। आप उसको देखिए, ये काम हमें खुद से ही कंटेंट को रीराइट करवाना पड़ेगा, हमें उसको बताना पड़ेगा। अब एक टर्म और होती है, इसको मैं इसके बाद बताऊंगा। बाउंस रेट का मैंने एक वर्ड बोला, जब मेरा टॉपिक खत्म करता हूँ आपने मुझे बताना कि बाउंस रेट क्या था, मैं आपको बताऊंगा बाउंस रेट में किससे क्या है, ठीक है। उसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा आगे आया जरा, ताकि एक टॉपिक को हम खत्म करें। उसके बाद क्या कहता है? अब मैं बार बार इंटेंट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, तो अब आपको इंटेंट की समझ में आ गई होगी कि गूगल कस्टमर्स की इंटेंट को अब बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है कि कस्टमर्स की इंटेंट मैटर करती है। ऐसे नहीं है कि मैंने कीवर्ड्स बनाकर आपको दे दिया तो बस आप उसी को यूज़ करो। कहता है कस्टमर की इंटेंट भी उसमें शामिल होनी चाहिए। तो कहता है मैं ज़रा समझ लें कि कस्टमर की इंटेंट होती कितनी तरह की है। कहता है अगर आप कस्टमर इंटेंट पे कीवर्ड्स बना रहे हैं, जैसे थीमेटिक में कस्टमर इंटेंट पे बना रहा हूँ ना मैं, तो कहता है भाई कस्टमर इंटेंट मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप जाते हो गूगल पर और जाकर लिख देते हो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, है ना, तो क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे FAQs खुल जाएंगे आपके सामने, पेजेस आ जाएंगे जिसमें लिखा होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी इंटेंट क्या है? क्या इंटेंट है आपकी? इन्फॉर्मेशन। मैं कि यहाँ पर आपकी इंटेंट, कस्टमर की इंटेंट क्या बन गई? इन्फॉर्मेशन। वो कुछ जानना चाह रहा है, तो कहता है भाई आपके कस्टमर जो है ना, उनकी इंटेंट इन्फॉर्मेशनल भी हो सकती है। अब आप देखेंगे क्या आपकी वेबसाइट इन्फॉर्मेशनल है, तो इसका मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड भी बनाने पड़ेंगे उसके बाद। लेकिन याद रखें इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड में कन्वर्जन क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप रात को बैठे हैं, जाकर मैं चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ एब्रीविएशन बताए, आप गए उधर जाकर रीड किया, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ही मिलेगी ना, कोई बाइंग तो नहीं होगी उधर से। तो कहता भाई जो इन्फॉर्मेशनल होगा उससे सिर्फ ट्रैफिक ही आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास, लेकिन कन्वर्जन किसी तरह की कोई खास नहीं है इसमें। कहता है दूसरी इंटेंट है कमर्शियल। मैं कहता हूँ माउस खरीदना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे माउस खरीदना है तो मैं लिखता हूँ बेस्ट माउस शॉप्स इन लाहौर,
इसका मतलब अब मेरी जो इंटेंट है वो कौन सी है, कमर्शियल इंटेंट है। यानी इसका अब मैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गूगल पर नहीं आया हूँ, मैं कुछ परचेज़ करने के लिए गूगल पे आया हूँ, लेकिन परचेज़ का जो पहला फेज़ है वो कमर्शियल इंटेंट से शुरू हुआ। उसके बाद मैं उस पर गया, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ी, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ी, उसकी प्राइस पढ़ी, और आखिर में मैंने कर दिया ऐड टू कार्ट। अब क्या हो गया, अब मैं पैसे देने लगा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, अब इंटेंट चेंज हुई एकदम कमर्शियल से और ट्रांजैक्शनल इंटेंट हो गई। कहता है आपने ये देखना है कि आपके कस्टमर्स की क्या क्या इंटेंट हैं और क्या आप उनको टारगेट कर रहे हो अपने कीवर्ड्स में के नहीं है। यानी हमें पता लग गया 3 तरह के इंटेंट्स हैं। इन्फॉर्मेशनल मतलब एजुकेट करने के लिए, कोई बंदा पूछने के लिए सिर्फ लिख रहा होता है। कमर्शियल, और कमर्शियल के बाद तीसरा फेज जो है वो है ट्रांजैक्शनल। ठीक है, आ जाए नीचे। ये देखें, व्हाट इज लेमन ग्रास, इंटेंट क्या है? मैं क्या इंटेंट क्या है यहाँ पे? इन्फॉर्मेशनल है। ठीक है, ये मैं जितना मर्जी लिख दूँ, मतलब मेरी वेबसाइट हो, मैं इसमें लिखता जाऊँ, इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ, लोग पढ़ते रहेंगे, बस ट्रैफिक आएगी, कुछ कन्वर्जन नहीं होगी। लेकिन एक है, जैसे मेरी अपनी वेबसाइट हो और मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग लिखना शुरू कर दूँ, तो कन्वर्जन किसी लेवल पे जाके हो सकती है। तो कोई बंदा कहे कि भाई बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, सो इससे सीख लेते हैं या इससे सर्विसेज ले लेते हैं, हो सकती है। लेकिन बड़ी लेटर इंटेंट ये डेवलप होगी। हाँ, उसके बाद नीचे आए, हाउ इट ग्रोज। अब आप ये समझ में आ गया ना, बट हाउ, ये सारा किस में आ रहा है? इन्फॉर्मेशन में आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी है कमर्शियल। कमर्शियल में देखिए क्या है, क्या है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यानी कमर्शियल इंटेंट क्या है? वो प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसको मिल रही है, अब वो कन्विंस हो रहा है। ठीक है, कन्विंस हो रहा है ना इसे पढ़ के। तो इसके बाद वो अगली इंटेंट किस पर जाएगा? देखिए सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ प्राइस भी लिखी हुई आ रही है यहाँ पर, क्या दे रहा है वो उसको। अब यहाँ से वो जाएगा सीधा किस में? ट्रांजैक्शनल। और ट्रांजैक्शनल में क्या करेगा? वो परचेज करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, जिसे आप कहते हैं ऐड टू कार्ट। लेकिन ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स नहीं होते, ये ज़हन में रखना है। जब किसी ने ऐड टू कार्ट कर दिया तो मैंने ऐड टू कार्ट के कीवर्ड को रैंक नहीं कराना, बल्कि मैंने तो कह देना भाई इसको ना करना कुछ भी, क्योंकि जब वो बंदा यहाँ, हाँ मैंने इसको ट्रैक करना हो सकता है, लेकिन मैंने इसको रैंक नहीं करवाना, मैंने रैंक कमर्शियल तक ही करवानी है चीज़ें। ऐड टू कार्ट तो फाइनल फेज है ना परचेज का हमारा। ठीक है, चलो यहाँ तक का लेक्चर हमारा। और उसके बाद एक नई चीज़ आ गई हमारे पास, वो क्या है? कीवर्ड मैच टाइप्स। अब पहले भी पढ़ा कीवर्ड टाइप्स, इन दोनों को जरा हमने अलग अलग रखा है। पहला था कीवर्ड टाइप्स, तो कीवर्ड की टाइप्स क्या है भाई? शॉर्ट लॉन्ग, बस खत्म होगी बात। अब ये कीवर्ड टाइप्स नहीं है, ये वो कह रहा है कीवर्ड मैच टाइप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कीवर्ड ने मैच करना है कस्टमर के कीवर्ड से, ये मतलब है ना। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कीवर्ड्स को आपस में मैच करना है। ये प्रोडक्ट जो है, ये जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ SEO, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ गूगल एड्स। इसको हम गूगल एड्स में जाके पढ़ेंगे। यानी कीवर्ड मैच टाइप्स का SEO से कुछ लेना देना नहीं है। SEO में कोई मैच टाइप नहीं है। SEO में जो भी टाइप होती है, हमारा जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड को देखेगा एज ए रिजर्व वर्ड और उसकी इंटेंट को देखेगा और रैंक कर देगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो बड़ा कीवर्ड है, मैच कर रहा है, एग्जैक्ट है कि नहीं है। ये गूगल ऐड में है, और क्यों है इसका भी बताऊंगा कि गूगल ऐड में ये गूगल ने क्यों रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो ये गूगल ऐड का टॉपिक है। और इसके बाद जो आगे आ रहा है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या ये यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा कीवर्ड रिसर्च, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज़ कैसे लेने हमने। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा प्रैक्टिकल का, ये अगली क्लास में देखेंगे। और मैंने आपको एक बात कही थी, बाउंस रेट। देखा, कोई बंदा मेरे पास वेबसाइट लेकर आता है, लेकिन मिसाल के तौर पर असल में कीवर्ड्स हैं क्या? कीवर्ड्स ऐसे ही हैं जैसे यहाँ पर ना मैंने एक बंदे को हायर किया हो कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने सुबह निकलना है और लोगों को घेर धार के लाना है हमारे पास, कि जिसने फाउंडेशन करनी है उसका फाउंडेशन में एडमिशन हो जाए। ठीक है, वो बाइक हो सकता है स्टॉप पे खड़ा हो जाए, जाकर बंदों से पूछे किसी से भाई आपकी क्या स्ट्रेटजी, ऐसे घेर घार के लिए आए। इस तरह कीवर्ड भी यही है, कीवर्ड भी हमने लोगों को घेरने के लिए रखा हुआ है। अब आपने उसको घेर लिया, ठीक है ना, हमने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ऊपर मेरी वेबसाइट आ गई, क्लिक किया, अब वो कहाँ आया? अब वो घिर चुका है पूरी तरह से और मेरी वेबसाइट पर आ गया। लेकिन अभी वो पूरी तरह से घिरा नहीं है, असल में घेरना है उसको आपकी वेबसाइट के कंटेंट।
अगर मेरी वेबसाइट के कंटेंट में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो ऐसा मटेरियल हो जिससे मैं उसे कन्विंस कर पाऊँ। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट पे एक स्टैंडर्ड मटेरियल है, क्या है, पैराग्राफ और एक तस्वीर आम सी, वो भी आम सी गूगल से लेकर रखी हो जाती है। कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, ना व्हाट्सएप का बटन है, ना कॉल का बटन है, ना ईमेल का बटन है। अब मैं प्रोफेशनल किचन बेच रहा हूँ, तो मैं अगर यूँ चाहूँ तो मैं कोई एक 20 सेकंड का क्लिप की एक छोटी सी वीडियो अपनी वेबसाइट पे रखूँ कि क्या हो रहा है। अब मैं वो प्रोफेशनल किचन बेच रहा हूँ, 20 सेकंड की वीडियो है सिर्फ। एक विजिटर आया तो 20 सेकंड तो मैंने उसे रोक लिया, वो मेरे शोरूम को विजिट कर रहा है सिर्फ, शोरूम में आए बगैर। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसे रोक लिया अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद मैं उसे कहता हूँ ना, आपने डू यू वांट टू सी मोर प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पिक्चर्स, क्लिक है। उसको फिर घुमाकर मैं अपनी गैलरी पे ले गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसका टाइम बढ़ाया अपनी वेबसाइट पे। जैसे आप लोग इस कॉलेज में आते हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर आपको वो क्लासरूम में ले आते हैं, भाई ट्रायल क्लास पढ़ लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पीक सेशन पे टाइम बढ़ गया। इट इज़ कॉल्ड बाउंस रेट। हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट, वैसे अक्सर चीज़ों को हम कह रहे हैं कि हाई करो, हाई करने की बात कर रहे हैं ना, मतलब अच्छा स्कोर का मतलब हाई स्कोर, उसको हम अच्छा स्कोर कह रहे हैं। मगर बाउंस रेट कम स्कोर अच्छा रहेगा। बाउंस रेट का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आए तो बाउंस करके वापस ना चला जाएगा, उसे रोकना है आपने अपनी वेबसाइट पर। आप क्या करते हैं, ये उन्होंने कंटेंट की बात की, तो इससे मैंने कहा कि आपकी वेबसाइट पे अगर कंटेंट ही ऐसा नहीं है ना, जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसको मैंने कहा कि भाई ये गलत है आपका कंटेंट, स्टार्स ये इनकी आजकल वेबसाइट पे मैंने काम कर रहा हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि आपका कंटेंट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी वेबसाइट का ऐसा कंटेंट नहीं है। ये जरा मैंने जूम बड़ा किया हुआ, थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि एक पेज पे भी नजर आए। सबसे पहले ये चीज़ देखिए, जो विंडोज़ होती है ना, आ रही है ना एक विंडो ऊपर, क्या किया इसने, मेरे कंटेंट को हाइड नहीं कर दिया, हाइड कर दिया था ना। एसईओ कहता है नो, ऐसे नहीं करना। आपने अपने कंटेंट को के ऊपर ऑब्जेक्ट्स नहीं लगाने, क्योंकि हो सकता है यही कंटेंट हो जो मैं रैंक करवा रहा हूँ। अब आप देखेंगे अगर मैं इस वेबसाइट पर आता हूँ, अभी भी वीडियो कोई प्ले नहीं हो रही है, प्ले करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। वीडियोज हमने खुद लगवाई, लेकिन कोई और इतना खास इंप्रेसिव कंटेंट हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम वेबसाइट पर रुके। कोई भी बंदा किसी भी वजह से वेबसाइट पर रुके, कॉल नाउ का कोई बटन नहीं है, ठीक है, मतलब कोई इंगेजमेंट लेवल नहीं है। इवन अगर कोई बंदा यहाँ पर आया एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए, तो मे भी यहाँ पर मैंने जो है ना एक पीडीएफ दी होती है एमडी कैट के लिए, उस पर होते 50 MCQ क्वेश्चंस विद आंसर्स, लेटेस्ट पेपर। अब क्या होता है, कोई भी बंदा जो एमडी कैट से रिलेटेड है, सबसे पहले तो वो उस पर क्लिक करता, वो मेरे दूसरे टैब पर चला जाता और वहाँ जाकर उसको पढ़ लेता। या हो सकता है कि ऐसा होता कि टेस्ट योर सेल्फ फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन, उसमें 5 MCQ क्वेश्चंस होते हैं लाइव एप्लीकेशन के तौर पर। वो आता ही सबसे पहले उसको अपने आप को टेस्ट करता, भाई वो क्विज ओपन करता और क्विज को सॉल्व करता। रोक लिया मैंने उसे, कितनी देर अपनी वेबसाइट पे रोका है, इसका मतलब क्या हुआ, बाउंस रेट कम हो गया। तो इस तरह की कोई वेबसाइट होगी, अगर कोई बंदा आएगा तो कहेगा मैंने करना क्या है यहाँ पे आके, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि वो क्या करे, सिवाय इसके यहाँ पर एक मैसेज का बटन बना हुआ है, वो भी इतना कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। सो हमें अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट कम करना है, ठीक है। और अच्छा बाउंस रेट जो होता है डैट, ये गूगल बताता है आपको कि आपका बाउंस रेट कितना है, चेक करना पड़ता है टूल से। अच्छा जो बाउंस रेट होता है डैट इज़ 40, यानी मतलब अगर मेरा बाउंस रेट 90 है तो कहने को भाई वाह हाई क्वालिटी रेंज है, इसका मतलब है कि लोग आते हैं और डर के भाग जाते हैं, ठीक है, कोई नहीं रुकता। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, जब वो क्यूरीज आती हैं तो वो एक क्यूरी को, एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो एक क्यूरी को एवरेज 10 मिनट्स देता है, और एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है जो एक क्यूरी को एवरेज 20 सेकंड्स देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कहूँगा भाई वो जो 10 मिनट्स के लिए बैठाता है ना अपने पास, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये नहीं है कि भाई वो जो 10-20 सेकंड्स दे रहा था तो इसका मतलब वो उसने क्यूरी ज़्यादा हैंडल कर ली, लेकिन उसकी कन्वर्जन नहीं होगी। कन्वर्जन उसकी होगी जो ज़्यादा देर, यानी आपने अपनी वेबसाइट पे लोगों को ज़्यादा रोकना है। अगर लोग आपकी वेबसाइट पे कितनी देर के लिए रुकते हैं और चले जाते हैं आपकी वेबसाइट को छोड़ के, इट इज़ कॉल्ड बाउंस रेट। कम से कम आपके होम पेज का बाउंस रेट बहुत अच्छा होना चाहिए,
यानी कि लेस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छे का मतलब लेस होना चाहिए, कम से कम क्या है 40। अगर इससे भी कम टाइम पे कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे रहता है, बाकी पेजेस का हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन होम पेज पे आपको ऐसी इंगेजमेंट चीज़ें रखनी है जिससे लोग आपके पेज को छोड़ के ना जाए।